प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 2022 का हिंदी का पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन हर एक प्रश्न का। तो चलिए इस सॉल्यूशन को देख लेते हैं। आपको सारे सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे आपके 2022 के। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना था और उसके बाद में आंसर देना था। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ठीक है ना, इस तरह से ये पैसेज दिया गया, आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। पहला पैराग्राफ आपके सामने ये है, इसको आप पढ़ लीजिए और इसके बाद में वीडियो को पॉज करने के बाद में ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी एक बार जरूर पढ़ लें आप, ताकि जब प्रश्नों के उत्तर बताऊं तो आपको पता हो कि इसमें क्या पढ़ना था और क्या उत्तर होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस पैसेज से, ये जो आप पैसेज देखा आपने, इस पैसेज से, ये इतना सा आपका पैसेज है, ये पूरा का पूरा पैसेज है, ज्ञान राशि से लेकर के पूरा ये पैसेज है, एक पेज पे आपको दिखाई दे रहा है। इस पैसेज से ही आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए अब मैं इससे आंसर्स बताता हूँ कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनके आंसर्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस पैसेज से, साहित्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर ही देखा, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है और ऐसा ही वहां से लिखा है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। और किसी जाति की शोभा, उसकी संपन्नता और उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। इस तरह से साहित्य किसे कहते हैं, पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भिखारिन के समान समझी जाती है। तो सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज साहित्य रखती है तो वह भिखारिन की तरह समझी जाती है। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसार में कौन सी जाति असभ्य कहलाती है। इसी पैसेज से ये आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता दिखाई दे, वह जाति संसार में असभ्य कहलाती है और सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य ही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साहित्य के देखिए, साहित्य के रसवादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या परिणाम होंगे। तो यदि साहित्य के रसवादन से मस्तिष्क को वंचित कर दिया जाए तो वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जाएगा और मस्तिष्क का खाद्य जो है साहित्य है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ये आंसर होगा। पैसेज में ये आंसर गिवन है। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक आपको सही सही बताना है। तो इसका शीर्षक हो सकता था साहित्य का महत्व या साहित्य और जीवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है जिसमें सत्संगति है, जिसमें प्रस्तावना, आवश्यकता, सत्संगति के विविध रूप और सत्संगति के लाभ जो आपको बताने हैं। या फिर आप इसमें दूसरा लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जिसमें देश में आबादी की वृद्धि दर, और दूसरा है इसमें जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, भविष्य में जनसंख्या की स्थिति और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कर रहे हैं इसमें से कोई एक ही करना है, तो हमने जनसंख्या वाला लिया है। तो जनसंख्या वृद्धि को देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनसंख्या, देश में आबादी की वृद्धि दर। तो देश में आबादी की वृद्धि दर जो है इस तरह से लिखा है, भारत विश्व के बड़े देशों में से एक है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। देश में आज़ादी के बाद से जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर इतनी तेज है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है या फिर बोल सकते हैं देश है। अगर जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार होती रही तो कुछ समय बाद भारत विश्व का पहला सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि में राज्य या देश होगा। तो ये हमने जनसंख्या वृद्धि की दर बताई। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट क्या क्या हो सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से निम्न संकट उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें पहला जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको देखिए, देश में भोजन की व्यवस्था नहीं है, अर्थात भोजन की कमी हो रही है। इससे क्या हो रहा है, भोजन से जो आपका जनसंख्या, इससे उस उत्पन्न संकटों को हम बता रहे हैं पॉइंट वाइज। साथ में इतनी अधिक जनसंख्या को रहने के लिए जो है आवास उपलब्ध नहीं है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, जंगलों का अत्यधिक दोहन हो रहा है जिस कारण हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ोतरी मिल रही है। ये भी हम लाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन डाली गई है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। और नेक्स्ट जो है, खनिजों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने सब कुछ ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था कि भविष्य में जनसंख्या की स्थिति कैसी होगी। यदि जनसंख्या में इसी प्रकार तेजी से यदि भारत की जनसंख्या में इसी प्रकार तेजी से परिवर्तन होता रहा तो भविष्य में जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएगा, जिस कारण यहाँ बेरोजगारी, आवास, खाद्य संबंधी समस्याएं से लेकर पलायन तक की समस्याएं आ सकती हैं। जनसंख्या वृद्धि एक ऐसी समस्या है जिससे
कम करने के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, परंतु अभी भी यह नियंत्रित नहीं हो पाई है। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में आसानी से पिरो करके लिख सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जो हम बताएंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न उपाय हैं। सबसे पहला, शिक्षा के प्रति जागरूकता ला करके भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। दूसरा है, सामाजिक मान्यताओं और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ करके जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। हम दो हमारे दो के साथ के पथ पर चल करके जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। बाल विवाह को रोक करके जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। और लोगों को जनसंख्या के प्रभाव के बारे में जागरूक करके भी जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। और लोगों को जनसंख्या वृद्धि के हानि के बारे में बता करके भी जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। और उसके बाद में लोगों को उचित शिक्षा देकर ही जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। इस तरह से ये आपके पॉइंट वाइज देने थे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपके मित्र ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है और इस उपलब्धि में मित्र को बधाई पत्र लिखिए और आपका काल्पनिक नाम जो है कखग है। अथवा में अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखना है। आपका काल्पनिक नाम कखग है, ठीक है। तो हमने इसमें से कोई सा एक करना था, तो हमने शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु एक संपादक को पत्र लिखा है, जिसमें संपादक महोदय अमर उजाला देहरादून उत्तराखंड, जो भी हमने एड्रेस डाल दिया क्योंकि उसमें लिखा नहीं है। विषय डाल देंगे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु। उसके बाद महोदय लिख करके हम स्टार्ट करेंगे। निवेदन इस प्रकार से है कि मैं आपके समाचार पत्र अमर उजाला के माध्यम से अपने क्षेत्र विकास नगर में, आप कोई भी एरिया लिख सकते हैं, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए नगर के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। हमारे क्षेत्र विकास नगर में लगभग 1 से 2 सप्ताह पूर्व पेयजल के लिए नगर के सभी लोगों द्वारा जल विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया था, परंतु उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाए। हमारे नगर में एक ऐसा मास से सॉरी हमारे नगर में एक मास से शुद्ध जल नहीं आ रहा है और मिट्टी भरे इस पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके कारण अनेक बच्चों एवं बूढ़ों में हैजा, टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अतः हमें शुद्ध जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इस कारण हमारा समय नष्ट हो रहा है। शुद्ध जल की आपूर्ति ना होने के कारण पूरा नगर अस्त व्यस्त हो गया है और विशेषकर पीने के जल के लिए की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए हमें अपना समय तथा पैसा व्यर्थ करके बहुत दूर के दूसरे नगर जाना पड़ता है। आशा है आप अपने समाचार पत्र में हमारी समस्या को लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि ये इंटरनेट से डाला गया है। बिल्कुल आराम से समझ करके लिखा गया है और बहुत ही कोमल भाषा इसमें यूज़ की गई है। यहाँ पे धन्यवाद सहित लिख करके, दिनांक आप चाहें तो ऊपर मेंशन करें, नीचे मेंशन करें, और भगवदीय लिखे गए कखग लिख करके आप अपना एड्रेस कुछ भी डाल देंगे, ताकि वो उसको पता हो कि आपने क्या कहाँ से पत्र लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छांटना है। तो किसान फसल उगाता है, तो इसमें किसान जब फसल उगाता है, ध्यान रखना है, किसान फसल उगाता है, तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। इसके बाद में है आपका बालिका गेंद से खेल रही है। वाक्य में कर्म क्या है? तो कर्म जो है ये गेंद है, ठीक है। क्रिया पूछता तो क्रिया बोलते हम खेल है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है, इसलिए परीक्षा में प्रथम आई। समुच्चय बोधक जो है इसमें छांट करके लिखना है। इसमें समुच्चय बोधक जो है इसलिए है, तो यहाँ पर हमने लिखा है समुच्चय बोधक इसलिए। इसके बाद में वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। क्रिया विशेषण शब्द छांट करके लिखना है। इसमें क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो क्रिया विशेषण जो है इसमें प्रतिदिन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण प्रतिदिन बताया गया है, ये कालवाची क्रिया विशेषण है। इसके बाद में है आपका पुस्तक कलम से लिखी गई। तो यहाँ पर उक्त वाक्य में प्रयुक्त वाच्य का सही विकल्प जो है आपको बताना है। इसमें आपका ये है पुस्तक कलम से लिखी गई, तो इसमें क्या हुआ है? लिखी गई है, कर्म हुआ है, तो इसमें कर्म वाच्य आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में है ख पोर्शन, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया। कृतवाच्य में परिवर्तित करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए तोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें लिखी गई, तो जो गया गई है ये सारे कर्मवाच्य है, और जब हम कृतवाच्य में करते हैं तो गया गई नहीं आता है, वहाँ पर सीधा आ जाता है तोड़ा या जोड़ा, ठीक है। तो राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो ये हो जाएगा राम ने धनुष तोड़ा, ये हो गया इसका कृतवाच्य। इसके बाद में है अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। ज्ञानार्थक शब्द में इसको बदलना है, तो हम लिख सकते हैं अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो, ठीक है। ये ज्ञान दे दिया आपने। या फिर आप लिख सकते हैं जाओ, और फिर आपका जो है एक पॉइंट लग जाएगा, और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है कार्य करो, ये भी आप लिख सकते हैं। या तो इन दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे वो सही है। इसके बाद में है निम्न में से
निषेधात्मक वाक्य का चयन करना है। तो इसमें निषेधात्मक वाक्य कौन सा है? रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी। इसमें निषेध हो रहा है, इसमें नहीं बात हुई मानी गई है। तो निषेध जिस चीज़ का होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो हमारा जो है ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जिसका जन्म ना हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द छांट करके लिखना है। तो जिसका जन्म ना हुआ हो वो अज कहलाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य का समानार्थक शब्द आप जानते हैं, सूर्य को भास्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका भास्कर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाइए, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर के किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक काव्यांश तो आपका ये है, ठीक है, पहला वाला। और इसके प्रश्न जो देखेंगे आप, तो एक ये है आपका, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया। दूसरा है, लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। और तीसरा है, यहाँ कुम्हर बतियाँ कोऊ नाही में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस पैसेज के हिसाब से, ये छोटा सा पैसेज है, इसके हिसाब से आपको ये तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है पाठ के आधार पे देने होंगे। इसके बाद में दूसरा जो है उसका मैं आंसर बता देता हूँ। मैंने ये वाला कराया, माँ ने कही पानी में झाँक करके। ठीक है, ये सेकंड वाला पैसेज जो है इतना है। इसको पढ़ने के बाद में जो हमने इसके आंसर्स लिखे हैं, यहाँ पर देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ऐसा कवि ने क्यों कहा। इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा है कि इसमें नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, और हमने यहाँ पे सारे दे दिए हैं। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि ससुराल में बहुए घर गृहस्थी में फंसकर अत्याचारों को सहते हुए स्वयं का नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही दूसरों के द्वारा किए गए जुल्मों को सहन करें। वे अपनी कमजोरियों के प्रति हताश होकर आत्महत्या ना करें, वे सचेत रहें और मजबूत बने। यही कहा गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, ना कि जलाने के लिए, ठीक है, या जलने के लिए। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना का भाव स्पष्ट करना है। तो लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना का अर्थ है कि माँ कन्यादान के समय लड़की को यह कहते हुए समझाती है कि तुम अपने अंदर लड़की के कोमलता रूपी गुणों को तो अपनाए रखना, परंतु इसे कोई तुम्हारी कमजोरी समझ ले ऐसा मत होने देना, क्योंकि वर्तमान समय में लड़कियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं और उनका प्रतिकार भी कोई नहीं कर पाता। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, उक्त कविता के कवि और कविता का शीर्षक बताना है। तो कवि जो है वो आपको पता ही है, ऋतुराज हैं, और कविता का शीर्षक जो है कन्यादान है, आपको अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे हमने सारे दे दिए हैं। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वह नई कल्पनाओं और नए अंकुर के लिए विध्वंस और विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। इसके बाद में इसमें ख पाठ जो है, इसमें क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने योग शिक्षा के बारे में उद्धव को परामर्श देते हुए कहा है कि योग शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता है। हम गोपियों का मन तो पहले से ही श्री कृष्ण प्रेम में एकाग्र है। योग की आवश्यकता तो उन लोगों को है जिनके चित्त में चंचलता और उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है। इसलिए आप कृपा करके हम लोगों का योग शिक्षा ना दें। इसके बाद आ जाइए ग पाठ। इसमें है आपका भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पे शब्द जो है, भ्रमर गीत शब्द जो है, भ्रमर और गीत दो शब्दों के मेल से बना है। और भ्रमर जो है 6 पैरों वाला एक कीट या कीड़ा होता है जिसका रंग काला होता है, जिसे भंवरा भी कहते हैं। इसलिए भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भंवरे का गान या गाना। ठीक है, और यहाँ पर भ्रमर किसका प्रतीक है। तो भ्रमर भौरा रस लोलूप नायक का प्रतीक माना जाता है, जो किसी एक फूल का रसपान करने तक सीमित नहीं रहता, अपितु विविध पुष्पों का रसवादन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो गया। अगला जो पार्ट है 9वां, इसको देखिए। 9वां में आपसे पूछा गया, अट न रही शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न है। तो फागुन में वर्षा होती है, बारिश की बूंदें वातावरण को स्वच्छ कर देती हैं तथा पूरा वातावरण सुंदर प्रतीत होता है। आसमान अत्यंत साफ सुथरा लगता है, प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, वातावरण शीतल तथा शांत हो जाता है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण फागुन का मौसम जो है अन्य सभी ऋतुओं से भिन्न होता है। इसके बाद आ जाइए ख पाठ में। इसमें पूछा गया, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने कहा कि
लड़कपन में तो हमने कई धनुष तोड़े थे, परंतु तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया था। इस धनुष में आपकी आस्था के क्या कारण हैं? वे कहते हैं कि मेरी समझ में तो सभी धनुष समान हैं। इस धनुष यानी शिव धनुष को तो श्री राम जी ने धोखे से छू कर देख लिया। धोखे से मतलब वैसे ही सहज ही छू कर देख लिया और यह पुराना होने के कारण टूट गया। वे कहते हैं कि श्री राम जी ने यह धनुष धोखे से अर्थात गलती से पकड़ लिया था, तो यह पुराना होने के कारण उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए इसके पुराने होने का जो है तर्क दिया था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला तो ये फादर बुल्के वाला, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर्स देने हैं। तो फादर बुल्के वाला ये आप पैसेज देख सकते हैं, आपके पार्ट से आया हुआ है ये। और यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है, फादर बुल्के की चिंता क्या थी और क्यों? तो फादर बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, क्योंकि वे हिंदी से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने अपना शोध कार्य भी हिंदी भाषा में ही किया था। उनके शोध का विषय रामकथा उत्पत्ति तथा विकास भी हिंदी में ही था और हिंदी उनकी रग रग में बसा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वे अटाए तर्क देते थे। ठीक है, तो ये फादर बुल्के की चिंता क्या थी और क्यों थी, ये हमने बताया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें है हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा से फादर बुल्के पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर वे झुंझलाते और उन्हें बहुत दुख होता था, क्योंकि हिंदी से वे प्रेम करते थे, बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्हें बहुत दुख होता था जब वे हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जाती थी। हिंदी उनकी रग रग में बसी थी, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। ठीक है, तो ये इनकी प्रतिक्रिया थी। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो पैसेज है आपको फिर से दी गई है, तो यहाँ पर देखिए बाल गोविंद वाला जो है ये पैसेज दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद में आपको इसके क पार्ट और ख पार्ट के आंसर्स देने हैं। ठीक है, जिसमें आषाढ़ की रिमझिम का जीवन पर पड़ने वाले क्या प्रभाव हैं उसके चित्रण कर सकते हैं, और बाल गोविंद भगत जो है मधुर संगीत की विशेषताएं क्या हो सकती हैं वो आपको बताना था। तो कोई भी एक पैसेज करना था, मैंने आपको एक बता दिया। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी ना होते हुए भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्ति की गलती को छिपाते हैं, ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो, और उसकी इसी भावना को देख करके लोग उसको कैप्टन कहते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग इसलिए कहा गया क्योंकि वो बेल्जियम के रेशियो चैपल से भारत आकर के यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे, और उन्होंने उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में ही रहने का जो है फैसला किया था। मसीही धर्म से संबंध रखते हुए भी उन्होंने हिंदी में शोध किया और शोध का विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। तो ये था इनका खास जो संस्कृति का अभिन्न अंग माने जाते थे इसी वजह से। इसके बाद है आपका पठित पाठ के आधार पर बताइए, बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उदाहरण स्वरूप हम बोल सकते हैं, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुख अग्नि जो है पुरुष वर्ग के हाथों से ही दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुख अग्नि जो है अपनी पुत्र वधू से ही दिला दी। तीसरा है हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई थी उस समय, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू का पूर्ण विवाह करने का आदेश भी दे दिया था। और चौथा है, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के वो अत्यंत विरोधी थे। वो कहते थे कि उनका जो भी है वो अपने लगन से, मन से और मेहनत से खाएंगे और करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 12वां क्वेश्चन, हालदार साहब चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों? नेताजी की चश्मा के आधार पर बताना है आपको। तो यहाँ पे हालदार साहब एक देशभक्त थे, चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देख करके उनको प्रसन्नता हुई, लेकिन नेताजी की नाक पर संगमरमर के चश्मे की जगह जो है वहाँ पर क्या था, मानवीय चश्मा देख करके वो उन्हें बड़ा कौतूहल मतलब अचरज होता था। ठीक है, वे हमेशा चौराहे पर रुक करके नेताजी की मूर्ति को निहारते थे और उन्हें आश्चर्य होता था कि नेताजी का चश्मा जो है रोज बदल जाता था। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते थे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
इसमें बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो दिनचर्या क्यों कारण थी, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इस पैसेज आंसर को कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए थी कि वे अपने नियमों का दृढ़ता से बहुत ही मजबूती से पालन करते थे। वे सुबह मुंह अंधेरे उठते और गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते थे। यह नियम न तो सर्दी देखता था और न ही गर्मी, इसलिए उनके दिनचर्या को लोग जो है अचरज अचरज का कारण मानते थे। इसके बाद है आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें है आपका माता का आंचल पाठ के आधार पर संतान के प्रति माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में करना है। तो पिता उसे सुबह से शाम तक अपने साथ रखते थे और उसके खेलों में शामिल होकर मित्र की भूमिका निभाते थे, किंतु माँ जैसी कोमलता और ममता उसके पास नहीं थी, जिसकी जरूरत हर बच्चे को होती है। यह ममता का ही प्रसाद है कि बच्चा अपने पिता के संग रहने का अभ्यास होने पर भी माँ का आंचल खोजता है। विपत्ति में उसे माँ की गोद ही अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। माँ का कोमल मन इतना भावुक है कि वो बच्चे को डर के मारे कांपता देख करके रोने लगती है। यही कारण है कि माता का आंचल पाठ में संतान के प्रति माँ की ममता और पिता के दुलार को जो है बहुत प्रभावित करती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर सरकारी तंत्र की मानसिकता का वर्णन कीजिए। तो जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में सरकारी तंत्र के अफसरों की मानसिकता परतंत्रता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये अफसरगण मानसिक गुलामी में जीते हुए एलिजाबेथ को खुश करने के लिए बदहवास से दिखाई देते हैं। उन्हें राष्ट्र के शहीद देशभक्त नेताओं तथा बच्चों के सम्मान का ध्यान नहीं रह जाता और वे लाट पर जिंदा नाक लगाने में तनिक भी आपत्ति नहीं दिखाते हैं। इस असर पर वे देश की मर्यादा और भारतीयों के स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं और इसी तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, दूरदर्शिता और मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। तो ये सारे मानसिकता का वर्णन हमने इसमें किया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है आपका गंतोक महन काश बादशाहों का शहर है, क्यों कहा गया स्पष्ट करना है। तो गंतोक के लोग को अत्यंत परिश्रम करते हुए वहां का जीवन यापन करना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती है, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े तथा पीठ पर बंधी डोको जिसको बड़ी टोकरी कहते हैं में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। और गंतोक के लोग जो है वो मेहनत ही मतलब गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है और उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोग इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत का बादशाहों का शहर कहा है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो प्रकृति ने जल संचयन की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिर करके जल का भंडारण करती है, जो गर्मियों में जल धारा बन करके करोड़ों कंठों की प्यास बुझाती है। गर्मियों में ठीक है, यह बर्फ जो है पिघल जाती है और ये नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर और गाँवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर गिर जाती है। सागर से जलवाष्प बनकर बादल के रूप में उड़ते हैं और जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचयन का वितरण की व्यवस्था की है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब खंड ब आ गया जो संस्कृत वाला है आपका। यहां से देखिए, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको पहले पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरिद्वारम उत्तराखंड से कीदृशम नगर अस्ति। तो यहाँ पर आपका पहले ही आपका हरिद्वारम उत्तराखंड ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और विश्व विख्यात नगरम अस्ति। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, हरिद्वार से कणे कणे के व्याप्ता संति। तो कणे कणे की व्याप्ता संति, तो कणे कणे जो है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय व्यक्तिभाव और उसके बाद में देश से गरिमा बोध व्यापतः संति। इसके बाद में इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कीदृशी गंगा समभूमि प्रवेशिति। तो यहाँ पर जो है आप पूरा का पूरा ये लाइन लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा।
ठीक है, यहाँ से आगे भी ये भी है, मतलब यहाँ तक आपको आना है, इस जगह तक आना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद में घ पार्ट में देखें तो यहाँ पर हरिद्वारस्य कानि अपराणी नमानि पुराणेषु वर्णितानि संति। तो यहाँ पर भी इसका लास्ट लाइन देखेंगे, यहाँ से लेकर के आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक संति तक आप लिखेंगे तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने इसका आंसर जो है पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए थे और मैंने चारों को उत्तर दिए। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, फिर तीसरा प्रश्न ये है और इसके बाद में चौथा प्रश्न ये है। ठीक है, इसमें से कोई भी 3 ही आपको करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 15वां प्रश्न। और याद रखिएगा कि इस बार आपका जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो 100% आएगा। तो आपके लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूरी बुक पढ़नी होगी, क्योंकि आपका रिड्यूस सिलेबस वगैरह कुछ जारी नहीं हुआ है। और जो उत्तराखंड बोर्ड है वो आपको 100% सिलेबस के लिए मतलब बाध्य कर रहा है। और उत्तराखंड के अलावा दूसरा जो एक राज्य है जो छत्तीसगढ़ है, उसने भी 100% सिलेबस डिक्लेयर किया है। तो अभी तक 2 राज्य ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में पूरा 100% सिलेबस दे रहे हैं। बाकी जो दूसरे बोर्ड्स हैं उन्होंने अभी तक जो है 30% सिलेबस कम करके दिया है। किसी ने 25% दिया है, किसी ने 30% कम करके दिया है। कुछ राज्यों ने अभी तक सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है, हो सकता है आने वाले इसी मंथ के एंड तक वो डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग है। तो वो जैसे ही करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि केवल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ही केवल 100% सिलेबस दे रहा है या फिर दूसरे राज्य और भी हैं जो 100% सिलेबस देंगे। तो यहाँ पर जो है छोटा सा ये गद्य सा है, इसको पढ़ लेना है, कविता सी है। और इस कविता को पढ़ने के बाद में किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। मैंने तीनों को दे दिए हैं। क पार्ट का उत्तर यहाँ पर दे दिया है मैंने, ख पार्ट का उत्तर यहाँ पे दे दिया है और ग पार्ट का उत्तर यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरह से आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे दिए हैं। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें से कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर क, ख और ग 3 पार्ट के उत्तर हमने यहाँ पे दे दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको भी आराम से देख सकते हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पर है। क पार्ट का उत्तर ये रहा, ठीक है। उसके बाद ख पार्ट ये रहा, ख पार्ट का उत्तर यहाँ पर है। और उसके बाद ग पार्ट जो है यहाँ पर है और इस ग पार्ट का उत्तर जो है यहाँ पर है। इसके बाद आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। आपको ऑप्शंस दिए गए थे 6 और 6 ही आपको रिक्त स्थान दिए गए थे। इसमें से केवल आपको करने कितने थे, तो आपको करने केवल 4 है। ठीक है, तो आपको केवल 4 वाक्यों में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और टोटल दिए गए हैं 6। तो आप 6 के 6 मैंने यहाँ पे भर दिए हैं। आप देख सकते हैं पहले में लक्ष्यम है, दूसरे में सुखस्य है, फिर मुनीय है जो इसके बाद में चंद्रगुप्त से है, उसके बाद में सत्संगति है और उसके बाद पठामी है। ठीक है, इस तरह से ये पूरे के पूरे राइट आंसर्स आपने देखे। 6 के 6 आंसर्स मैंने दे दिए। 18वां जो क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 19वां अंतिम प्रश्न रहेगा। यहाँ पर जो है आपको संधि करना है। ठीक है, संधि कीजिए और 3 प्रश्नों के कोई भी उत्तर आपको देने हैं। क पार्ट का हम उत्तर देख रहे हैं तो यहाँ पे संधि कर दिया, हरे प्लस अव तो हरेव, और इसके बाद में यदि प्लस अपि यद्यपि। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने दोनों का यहाँ पे संधि कर दिया। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट इसके ख पार्ट पे। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, यानी संधि विच्छेद करना है कि तोड़ना है। पहले आपको दोनों को जोड़ना था, हरे प्लस एव को जोड़ना था, अब हरेव दे रखा है, उसको तोड़ना है। यानी कि आपको स्वागतम और नयनम को तोड़ना है। तो स्वागतम का सु प्लस आगतम हो जाएगा और नयनम का ने प्लस अनम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा संधि विच्छेद। इसके बाद आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है आपको। तो यहाँ पे समास विग्रह किसका करना है, राम लक्ष्मणों और हिमालय करना है। तो राम लक्ष्मणों का हो जाएगा राम च लक्ष्मण है, और समास भेद जो है इसमें द्वंद्व समास आएगा। और हिमालय का जो है आपका समास जो करेंगे इसका हो जाएगा क्या कहते हैं, समास विग्रह करेंगे तो हिमालय से आलय हो जाएगा। और समास भेद जो होता है इसमें तत्पुरुष समास होता है हिमालय में। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे कर दिया। अब ग पार्ट के बाद घ पार्ट आ जाइए। घ पार्ट में फिर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से 2 पदों में जो है अलग अलग आपको क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इन दोनों पदों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अनिभिज्ञ जो है ये है और सुशिक्षित, तो यहाँ पर 2 है उपसर्ग, इसमें उपसर्ग बताना है, अलग करना है उपसर्ग, आपको केवल उपसर्ग बताना है। तो अनभिज्ञ में अन उपसर्ग है
और सुशिक्षित में जो है आपका सु उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हैं, कभी उपसर्ग पूछ सकता है कभी प्रत्यय। सिलेबस में आपका 100% है, इस बार तो सब कुछ आना है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। 2022 के 2019 के मैंने क्वेश्चंस डाले, 2020 के भी पेपर सॉल्व करके डाल दिए थे, उनको भी देख लेना। ऑलरेडी मैं टॉपर्स की कॉपी डाल चुका हूँ, उनको चेक कर लेना। जो 2020 के 21 के जो भी क्वेश्चंस पेपर्स थे वो सारे के सारे आपको 2014 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर 2022 का हिंदी का सॉल्यूशन। इसके बाद में आपका ड पार्ट जो है, इसमें क्या दिया है आपको कोष्टक में, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य एक शुद्ध वाक्य दिया है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, यानी कि दिए तो दोनों शुद्ध ही हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा भरोगे जो ये शुद्ध बनेगा। तो यहाँ पे वृक्षात आ जाएगा पहला, और दूसरे में आ जाएगा आपका मित्राय। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ये मित्राय आ जाएगा और यहाँ पे वृक्षात आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने भर दिया है रिक्त स्थानों में। ठीक है, शुद्ध शब्द इसमें से चुन करके, शुद्ध शब्द का मतलब शब्द तो दोनों शुद्ध है, लेकिन यहाँ भरते समय कौन सा शुद्ध रहेगा वो चीज़ आपको देखनी थी। इसके बाद में है आपका 19वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 वाक्यों में प्रयोग कर देना है आपको, कोई भी 4 को वाक्यों में प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले सह का बात करते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला है, एक हमने सह यूज़ किया है, यहाँ से हमने स यूज़ किया है। ठीक है, स पठती इस तरह से। इसके बाद में हमने अहम यूज़ किया है। ठीक है, सॉरी, गमिष्यामी यूज़ किया है। तो गमिष्यामी को हम इस तरह से अहम विद्यालयम गमिष्यामी, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपका हमने क्या है, वयम यूज़ किया है, ड पार्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पर वयम जो है आप देख सकते हैं, वयम पठामह जो है हो जाएगा। आपको कोई भी आपको 4 ही करना है। ठीक है, इसके बाद में आप एक और कर सकते हैं इसमें। तो हमने जो है आसित किया हुआ है, तो आसित जो है ये घ पार्ट जो है इसको किया हुआ है नीचे वाले में। तो यहाँ पे राम दशरथ से पुत्र आसित, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। इसके अथवा पार्ट को भी देख लेते हैं, 19वां अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, इसका अथवा पार्ट देख लेते हैं। आपको दोनों में से कोई एक ही करना था, या तो ये करते आप तो बहुत आसान होता, या फिर आप ये करते तो भी आसान होता। अब इसमें क्या है, वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर देना है। 3 वाक्य में से कोई भी 2 करने हैं। तो पहला हमने कर दिया, ठीक है, दूसरा भी हमने कर दिया यहाँ पर, और फिर इसके बाद में तीसरा भी हमने कर दिया है। तो ये था आपका टोटल सोल्यूशन जो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से। आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वीडियो के एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिखाई देगी, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। अप टू डेट रहिए हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे विद्यार्थी जो है हताश आए थे, लेकिन अच्छे स्कोर के साथ पास भी हुए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कमेंट भी कहा, थैंक्स भी कहा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी फालतू चीज़ नहीं डाली जाती, केवल काम की चीज़ें को आपको पढ़ना है, वही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।